दिस इज बरखा मैम योर एपटेक गुरु। सो कैसे हो आप सभी लोग? माय क्लास 10th स्टूडेंट्स, फाइनली आईटी का आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम सैंपल पेपर सॉल्यूशन नंबर 2। यस डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने इस बार 2 सैंपल पेपर रिलीज किए हैं आईटी के, जिसमें पहले वाला सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डिलीट कर दिया था। अब वो सैंपल पूरे यूट्यूब में कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं वो सैंपल पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से देख लो। और ये जो सेकंड नंबर का सैंपल पेपर है, ये फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। पूरे होल यूट्यूब में यदि कोई सैंपल पेपर अवेलेबल है इस ईयर 24-25 का, तो वो यही है। ठीक है, तो अब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कैसा पैटर्न होगा, यदि जानना चाहते हो तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत धमाकेदार और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि जानना चाहते हो कि पेपर ऐसा आएगा जो आज मैं आपको समझाने वाली हूं, तो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। अपने दोस्तों को बता दो कि भाई सैंपल पेपर फाइनली बरखा मैम लेकर आ चुकी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। क्लास 10th आईटी सैंपल पेपर नंबर 2 बुक 402 ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। ध्यान रखना, सबसे पहले पेपर में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी रहेंगी। ये चीज आपको क्लियर कर लेना है कि पेपर आपका 2 घंटे का होगा और 50 नंबर का होगा। जो भी स्टूडेंट अभी भी ये मान के चल रहा है कि मैम 3 घंटे का पेपर होगा, तो बेटा नहीं, 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर छोटा भी होगा, आप 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही पेपर कंप्लीट कर लोगे यदि आपको सब आता होगा तो, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइव सेशंस आपके कंटिन्यूअस चल रहे हैं, तो होपफुली आपकी प्रिपरेशन अब तो काफी हद तक अच्छी हो गई होगी ना। तो जो बचे हुए लाइव सेशन है उसमें आप पेपर को फोड़ के आ सकते हो। उन लाइव सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरे लाइव सेशंस जरूर अटेंड करना। फाइनली आपका एक और सेशन होगा जिसमें हम लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, जिसमें हम अल्टीमेटली अपना गेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, चलिए, तो पेपर 2 घंटे का होगा, 50 नंबर का होगा। पूरे 50 में से 50 नंबर लेकर आना चाहते हो तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में बने रहना। जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि पेपर को केयरफुली पढ़ लेना। क्वेश्चन पेपर में टोटल आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चंस? 21। ठीक है, 21 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और पूरे 21 क्वेश्चंस करना जरूरी है। आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा आपका एमसीक्यू टाइप, जिसकी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। सेक्शन बी होगा आपका सब्जेक्टिव टाइप, मतलब सेक्शन बी में आपको करने होंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब जैसे कि आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो क्वेश्चन 1 जो मिलेगा सेक्शन ए में वो पार्ट ए का होगा एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी। वहीं सेक्शन बी में जो पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे 3-4, वो पार्ट ए के होंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्ट बी। तो पार्ट ए से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो 1 और 2 मार्क क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 1, 2 और 4 मार्क क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट ए आपका 10 नंबर का वेटेज रखता है, पार्ट बी आपका 40 नंबर का वेटेज रखता है। ऐसे कुल मिला के आपका पेपर बनेगा 50 नंबर का। चलो, तो इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि टोटल 21 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 15 क्वेश्चन, है ना। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैम क्या चॉइस नहीं मिलेगी, मैम क्या सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, तो बेटा ध्यान से सुनो कि एमसीक्यूज तो सब करना जरूरी है। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे वो कंपलसरीली आपको करना है। टोटल जो आपका सेक्शन ए है वो 24 नंबर का होगा और सेक्शन बी आपका 26 नंबर का होगा। तो ऐसे कुल मिला के आपके बन जाएंगे कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे सेक्शन ए तो कंप्लीट करना जरूरी है, इंटरनल चॉइस उसमें आपको कुछ मिल जाएगी। वहीं सेक्शन बी में आपको टोटल दिए रहेंगे 16 क्वेश्चंस, 16 में से कोई 10 करने होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सेक्शन बी में आपको 16 में से 10 करने और यहाँ पूरे 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 5 और 10 कितने हो गए? टोटल 15। ठीक है, चलो स्टार्ट कर ले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए पर हम आ चुके हैं। आंसर एनी 4-6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मतलब कि ये जो आपका सेक्शन ए है वो पार्ट ए से लिया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस करना है। मतलब पहले क्वेश्चन आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस करने होंगे। ध्यान रखना, जो अच्छे से बनते हो एमसीक्यूज वो अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। राहुल मूव्ड टू जापान फ्रॉम इंडिया फॉर वर्क, ही स्ट्रगल्स टू अडैप्ट बिकॉज ही इज नॉट फैमिलियर विद जापानीज कस्टम्स एंड एटिकेट, विच अफेक्ट्स हिज इंटरैक्शंस विद को वर्कर्स। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। 1 नंबर
का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राहुल जो कि जापान जाता है इंडिया से अपने काम के लिए, अब वहाँ पे वो कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है, जहाँ वहाँ के जो एटिकेट्स है वो उसे नहीं समझ में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पाता है। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर होगा? इंटरपर्सनल बैरियर होगा, कल्चरल बैरियर होगा, फिजिकल बैरियर होगा या लिंग्विस्टिक बैरियर होगा? सो हियर इज द आंसर, कल्चरल बैरियर. Okay, now come to the next. Amina studies diligently to improve her grades because she wants to feel proud of her achievements and also earn a scholarship. What type of motivation is this? तो आपको पता है कि दो टाइप की मोटिवेशन होती है, वन इज इंटरनल एंड अदर इज एक्सटर्नल. तो ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन. तो अमीना जो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी अच्छी ग्रेड्स को अचीव करना चाहती है जिससे उसको प्राउड फील हो सके और साथ ही उसको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सके, तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन की बात हो रही है. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Rajesh launches a new app but it fails to attract users and he faces financial losses. राजेश ने एक नई ऐप लॉन्च किया but it fails to attract users and he faces financial losses. He gathers his team to discuss the failure. अपनी फेलियर के लिए उसने टीम के साथ में डिस्कस किया और ये बताया कि ये जो फेलियर हुआ है कहीं ना कहीं वो उसी की वजह से हुआ है, हमारी जो भी कमी थी उसकी वजह से हुआ है. अब हमें क्या करना है? We assures them that he will conduct thorough market research बिफोर द नेक्स्ट लॉन्च, कि अब कुछ नया लॉन्च करने के पहले हम प्रॉपरली मार्केट को रिसर्च करेंगे एंड देन कुछ अच्छा करेंगे. ओके, तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो? राजेश यहाँ पर क्या है? ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स, ही थिंक्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ही डजंट गिव अप और ही इज इनोवेटिव. सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए. दैट मीन्स ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स. दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि अपनी गलतियों को मानते हैं, है ना. जनरली जो लोग होते हैं अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती किसी और के सर डालने का काम करते हैं. बट ये चीज़ें जिसमें होती है ना कि जो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और उससे आगे बढ़ता है, तो वो एक अकाउंटेबल पर्सन कहलाता है. तो राजेश हियर इज अकाउंटेबल पर्सन, ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ मैनेजमेंट. अब आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है बेस्ट. तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, टिक. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? जिसमें आप खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को पहचानते हो, आपके जो थॉट्स हैं, जो आपका बिहेवियर है, हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हो. सो द एबिलिटी टू इग्नोर इमोशंस एंड फोकस सोलोली ऑन टास्क. तो ये तो रॉन्ग हो गया मैम, है ना. द एबिलिटी टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली विदाउट कंसिडरिंग फीलिंग्स. भाई फीलिंग्स को भी तो मैटर करती है, उसको भी तो हमें ध्यान रखना होता है. द एबिलिटी टू रिलाई ऑन अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट. तो ये भी गलत है. Right, what is the correct answer? B, that is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior. जब आप अलग अलग situations में अपने emotions को, thoughts को, behavior को control करना जानते हो, ability यदि आपके अंदर ये है तो आप एक self management person होते हो. right? आ गई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. A community initiates a tree planting campaign to restore local forest aiming to enhance biodiversity, prevent soil erosion and provide habitats for wildlife. This initiative also includes educating residents about sustainable land use practices to protect their natural environment. Which SDG can you relate this initiative to? अब इतना बड़ा एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ट्री प्लांटिंग, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप इसको किस SDG से रिलेट करोगे? टोटल कितने SDGs होते हैं? 17 SDGs हमने पढ़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो यहाँ किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की, लाइफ ऑन लैंड की, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, या क्लाइमेट एक्शन की? तो भाई यहाँ पे बात की जा रही है जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वो होगा आपका लाइफ ऑन लैंड. ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस. अब एंटीवायरस अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर अब हम सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, दैट इज 6th क्वेश्चन. इस चीज का खास ख्याल रखना कि सेक्शन ए में जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 4. तो जो 4 अच्छे से आएंगे ना बेटा एग्जाम में, वही अटेम्प्ट करना. और सारी यूनिट के क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, ICT स्किल्स, सभी के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, है ना. सो हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस. कौन आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में, वो कैसे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है? इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवर हीटिंग. क्या ओवर हीटिंग करने से प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को? इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस. क्या परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है सिस्टम की? या इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट. आपके डेटा को करप्ट होने से बचाता है. या इट कैन बैकअप डेटा, या आपके डेटा का बैकअप लेता है. तो ऑब्वियसली बात है कि एंटीवायरस हम क्यों इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में? ताकि आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट
रह सके, आपका सिस्टम जो है वो करप्ट होने से बच सके, है ना, कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स या कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स या कोई भी वायरसेस आपके सिस्टम को अटैक ना कर पाए। अंडरस्टैंड। नाउ आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां से जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इस सेक्शन ए में पार्ट बी से। कहां से मिलेंगे? पार्ट बी से। अंडरस्टैंड। तो अब जो क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 वो सभी पार्ट बी के होंगे। दैट्स वाई पार्ट बी ज्यादा वेटेज रखता है। तो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी हर एक क्वेश्चन में। 6 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जो भी 5 बेहतरीन आते हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आना ताकि आपको सही मार्क्स मिल सके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इन राइटर अलाउज यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल वर्ड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। जब आप राइटर में ऐसे एक फीचर का यूज करते हो जिसकी मदद से आप सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल वर्ड्स पर, तो उसे आप फॉर्मेट पेंटर कहते हो, फिल फॉर्मेट ऑप्शन कहते हो, स्टाइल इंस्पेक्टर कहते हो या फॉन्ट एडजस्टमेंट टूल कहते हो। तो हमें अच्छे से पता है कि एक सिंगल क्लिक से आप एक सिलेक्टेड टेक्स्ट पे तो स्टाइल अप्लाई करते हो, लेकिन जब आपके पास में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट होता है और उस पर आपको सेम स्टाइल अप्लाई करनी होती है, तो हम यहाँ पर जिसका यूज करते हैं वो होता है फिल फॉर्मेट मोड, है ना। कौन सा मोड होता है? फिल फॉर्मेट मोड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज हियर? हियर्स द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। ओके, फिल फॉर्मेट मोड से एक जादू जैसा होता है, एक बार में एक सिंगल माउस को यदि आप ले जाते हो टेक्स्ट पर तो अपने आप स्टाइल अप्लाई होती है, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच फीचर अलाउज यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट विद इन अ डॉक्यूमेंट। किसी एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे या किसी और डॉक्यूमेंट पे आपको मूव करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन सा फीचर यहाँ पर ये फैसिलिटी आपको देता है? दैट इज कॉल्ड बुकमार्क, पेज ब्रेक, हाइपरलिंक या फॉर्मेट पेंटर। तो यदि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, ये आपका डॉक्यूमेंट है, सपोज आप यहाँ पे कोई इमेज है, अब जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो आप इस इमेज से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाने वाले हो। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहे हो या यहाँ कुछ लिखा हुआ इस कंटेंट पे क्लिक कर रहे हो तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा रहे हो, तो इसे क्या कहते हो? बुकमार्क कहते हो, पेज ब्रेक कहते हो, हाइपरलिंक कहते हो या फॉर्मेट पेंटर? सो हियर्स द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट इज हाइपरलिंक। ओके, देख लो, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी लेवल ऑफ हेडिंग्स डज लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट। अब देखो, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आएंगे या मैम ओपन ऑफिस के आएंगे, ये डाउट यदि आपको अभी भी है तो बेटा दोनों सेम सॉफ्टवेयर है, डोंट वरी अबाउट इट। दोनों में सेम चीजें होती है, 99% दोनों सॉफ्टवेयर सेम है, सेम मेन्यूज मिलते हैं, सारी चीजें सेम होती है। तो आपको एग्जाम में ओपन ऑफिस का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लिब्रे ऑफिस का भी दे सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि सैंपल पेपर में आपसे लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो याद रखो कि लिब्रे ऑफिस के ही मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए, उसी पर आपको प्रैक्टिकल भी समझाया है, उसी पर हम लाइव सेशंस भी देख रहे हैं। ओके, तो लिब्रे ऑफिस में कितने नंबर ऑफ लेवल हेडिंग्स होती हैं? 5, 8, 10 और 12। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 10 नंबर ऑफ लिब्रे ऑफिस में हेडिंग लेवल्स होते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, ऐसे कुछ हेडिंग लेवल्स हैं जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स। ऑप्शंस में से देख के बताओ कौन सा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। इस नोट को जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स कैन बी रीयूज्ड। स्टाइल फॉर्मेटिंग फीचर को आप रीयूज कर सकते हो। क्या ये वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है? जबकि तो ट्रू है मैम। लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड्स ऑनलाइन टेम्पलेट्स। लिब्रे ऑफिस आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, ये भी ट्रू है। टेम्पलेट्स कैन हैव हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेट्स, स्टाइल्स, पेज नंबर, हेडर्स एंड फुटर्स। क्या टेम्पलेट्स में ये सारी चीजें मिलती हैं? यस, ये सारी चीजें टेम्पलेट में मिलती है। तो स्टार्टिंग के 3 तो ट्रू है। अब लास्ट देख लेते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट। क्या आप खुद की टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर सकते? जो टेम्पलेट आपको दी हुई है बस उसी पे काम करते हो? नहीं ना। सो दिस इज नॉट ट्रू, है ना। हम अपनी खुद की टेम्पलेट्स भी क्रिएट करते हैं जो माई टेम्पलेट्स में जाके सेव होती है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फिफ्थ इज राधा इज प्लानिंग अ स्कूल इवेंट एंड वांट्स टू डिसाइड हाउ मच मनी टू अलोकेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। राधा जो है स्कूल इवेंट के लिए प्लान कर रही होती है। अब वो ये डिसाइड करती है कि उसको स्कूल इवेंट के लिए कितना मनी जो है अलोकेट करना है अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे गेम्स में, फूड्स में, डेकोरेशंस में, इसमें उसको कितना कितना मनी इन्वेस्ट करना होगा। शी क्रिएट सेवरल डिफरेंट बजट प्लान्स। अब वो इसके लिए अलग अलग बजट प्लान्स बनाती है, सेवरल डिफरेंट बजट प्लान्स। The amount of each category affects the total expenses. How can Radha efficiently compare the different budget plans for her school event in the same spreadsheet? तो अब वो यहाँ पर जो ये अलग अलग बजट प्लान्स बना रही है एक सेम स्प्रेडशीट में, उसके लिए वो किस फीचर का यूज करेगी? कौन सा टूल है जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करेगा? By writing down each budget on paper, by using the what if scenario feature in the spreadsheet to create and analyze different budget options, by asking her friends to guess the cost, या by using the filter function to look at one category at a time. तो यहाँ पे देखो, उसे एक स्प्रेडशीट में क्या करना है, अलग अलग, हम बात करें अलग अलग
सिनारियोज बनाने हैं, जिन सिनारियोज में वो ये देखेगी कि यहाँ पर यदि उसने गेम्स में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, फूड में कुछ इन्वेस्ट किया, डेकोरेशन में कुछ किया, तो टोटल कितना बजट बन रहा है, यदि गेम्स में कम करती है, डेकोरेशन में ज़्यादा करती है, तो कितना बजट बन रहा है, ऐसे वो अलग अलग सिनारियोज यहाँ पे डिसाइड करेगी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज बाय यूजिंग द व्हाट इफ सिनारियो. अब एक्सेल में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क या ओपन ऑफिस कैल्क में जो व्हाट इफ सिनारियो टूल्स होते हैं, जिसमें गोल 6 सॉल्वर सिनारियो आते हैं, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना पेपर नहीं बनता है, अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ 6th क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स इन एन ऑफिस सेटिंग. अब लिब्रे ऑफिस की बात करो या ओपन ऑफिस की बात करो, यहाँ पर आप जो एर्गोनॉमिक्स है उसको यदि आप अप्लाई करते हो तो इसका मेन गोल क्या है? To increase the amount of work done in shorter time, to design tasks that are more interesting for employees, या to ensure easy and safe use of equipment, reducing the risk of injury, या to promote social interactions among employees. So here's the correct answer is what? Correct answer होगा यहाँ पे C, that is to ensure easy and safe use of equipment, reducing the risk of injury. जिस वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो भी इंजरीज होती हैं वो कम हो सके, उसको कम किया जा सके, उसके लिए कौन से सेफ इक्विपमेंट है जो आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करोगे, वो इंश्योर करना बेसिकली यहाँ पर मेन गोल होता है. Okay, now come to the next question, that is question number 3. Again there are 6 question and out of 6 you have to attempt 5 question, और ये पांचों क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे पार्ट बी से ही. ठीक है, फर्स्ट द कोड ऑफ मैक्रो बिगिंस विद डैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैक्रो एंड एंड्स विद दिस. ठीक है, तो मैक्रो का जब आप कोड लिखते हो तो वो किससे स्टार्ट होता है और किस पर जाकर एंड होता है. तो मैक्रो के लिए जब भी आप कोई फंक्शन या कुछ भी बनाते हो तो उसके लिए आप क्या कोड लिखते हो, कहाँ से स्टार्ट करते हो? फंक्शन एंड से, सब एंड से, एंड सब या फंक्शन से, या सब एंड सब से. तो यहाँ पे बताना है आपको करेक्ट आंसर. तो मैक्रो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है मैंने, मैक्रो में फंक्शन क्रिएट करना भी बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यदि देखें तो करेक्ट आंसर होगा आपका सब एंड सब. हम यहाँ पे लिखते हैं सब और लास्ट में लिखते हैं एंड सब, और जो भी फंक्शन आप क्रिएट करते हो उस फंक्शन का डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से इसके बीच में ही देते हो. तो ये एक ब्लॉक होता है जहाँ पे आप अपने फंक्शन का कोड लिख रहे होते हो. ध्यान रखना, सब एंड सब. ओके, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज अ लिंक इन अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में यदि आपको कोई लिंक इंसर्ट करनी है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं? It reduces the document size by sorting only the reference to the image. It enhances the image quality. It allows for automatic image editing within the document, और it removes the need for image caption. तो इमेज को इंसर्ट करना एज ए लिंक, उसके जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली यदि देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट साइज है उसको आप रिड्यूस कर पा रहे हो. डॉक्यूमेंट में जो इमेज अपना साइज लेता है ना, उस इमेज की जगह पर आप लिंक को ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो इमेज साइज है, जो डॉक्यूमेंट साइज है, वो कम हो जाएगा. Okay, now come to the next, that after incorporating the reviews, Krishna mailed the document to his editor with the track changes on. He made certain changes in the document. Pradeep wants to compare his original document with the reviewed document. What is the first step Krishna should take to compare his edited document with the original document? क्वेश्चन समझ में आया कि आफ्टर incorporating the reviews, Krishna mailed the document to his editor. रिव्यूज को देखने के बाद में कृष्णा ने डॉक्यूमेंट मेल किया ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करके. सो जब उसने जो भी चेंजेस किए डॉक्यूमेंट में, प्रदीप ने उन चेंजेस को देखना चाहा. ठीक है, तो प्रदीप वांट्स टू कंपेयर हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यूड डॉक्यूमेंट. जो कृष्णा ने पहले रिव्यू किया था, प्रदीप उसको कंपेयर कर पा रहा है. तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कृष्णा शुड टेक टू कंपेयर हिज एडिटेड डॉक्यूमेंट विद इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. सो ओपन द मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स. उसने मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन किया, या एडिट में जाके ट्रैक चेंजेस में जाके डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया, या फिर एडिटेड फाइल को सेव किया पहले, या एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया उसने चेंजेस को. तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रैक चेंजेस की, और उसमें भी ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करके कंपेयर करने की. तो जब दो डॉक्यूमेंट कंपेयर होते हैं, ओरिजिनल और एडिटेड, तो हम यहाँ पर ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन कर लेते हैं. तो उसके लिए आपको जाना होता है एडिट में, देन ट्रैक चेंजेस में, देन कंपेयर. और यदि बिना ट्रैक चेंजेस के आप डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहते हो तो फिर वहां पे हम डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, दैट इज सिलेक्ट एडिट ट्रैक चेंजेस कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन. अब जितने बच्चे यहाँ पे सुनते हैं या सोचते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार स्टेप्स वाले नहीं पूछे जाने हैं. एक आधी क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर में पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, बाकी इस तरीके से आपसे स्टेप्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिकल जरूर कर लेना. ओके, नाउ इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज
इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। अब ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो अलाउ करता है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में इमेज को रिलेट करवा सकते हो। ठीक है, वाटरमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या टेक्स्ट रैपिंग। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर हम जिसको यूज करते हैं वो है टेक्स्ट रैपिंग। राइटर में हमने टेक्स्ट को इमेज के साथ में रैप किया था। टेक्स्ट को आपको बैकग्राउंड में सेट करना है एज ए वाटरमार्क, टेक्स्ट को आपको लेफ्ट में सेट करना है, राइट में सेट करना है, वो सारी चीजें हम टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू सेट कर सकते थे। मतलब अल्टीमेटली टेक्स्ट के साथ में इमेज को रैप कर सकते हो आप। दिस फीचर अलाउज। ओके, नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब टोटल इन कैल्क। सब टोटल टूल कैल्क में जिसको आप यूज करते हो उसका क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। देखो, सब टोटल मतलब कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनका सब टोटल कैलकुलेट करना होता है और लास्ट में आपको फाइनल ग्रैंड टोटल देना होता है। सो इट क्रिएट्स अ चार्ट ऑफ फॉर द डेटा? नो, इट ऑटोमेटिकली ग्रुप्स डेटा एंड अप्लाइज कॉमन फंक्शंस लाइक सम एंड एवरेज। इट हाईलाइट्स सेल्स विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इट रिमूव्स डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम द स्प्रेडशीट। तो फर्स्ट, थर्ड और जो फोर्थ है वो तो रॉन्ग है ना। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, दैट इज इट ऑटोमेटिकली ग्रुप्स डेटा। पहले वो खुद से डेटा को ग्रुप करता है और फिर उस पे सम या एवरेज जैसे फंक्शंस को आप अप्लाई कर सकते हो। यही बेसिकली सब टोटल फंक्शन का काम होता है। ओके, सो व्हाट इज द वन वे टू मिटिगेट हजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूज। तो यहाँ पे आपको वो तरीका बताना है जिससे कि आप लंबे समय पर जब कंप्यूटर से काम करते हो तो आपको क्या परेशानियां हो सकती है ना, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आपको उसका रीजन बताना है ना। सो इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, क्या स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और डूइंग सिंपल योगा, या सिंपल आपको योगा करना चाहिए या रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक लेना चाहिए, या यूजिंग अ स्मॉलर स्क्रीन या छोटी स्क्रीन का यूज करो, या सिटिंग इन अ फिक्स पोजीशन, एक ही पोजीशन पर बैठकर काम करो। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, सामने ही देखकर समझ में आ रहा है, ऑड वन आउट। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स मतलब कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर ब्रेक लेते रहो। नॉर्मल जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है, वॉक करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। अगेन हियर इज सम 6 क्वेश्चंस जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये भी आपका पार्ट बी से ही लिया गया है। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। Bash is a text editor that allows you to create and edit macros. ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जो आपको मैक्रो को एडिट करने की फैसिलिटी देता है। दैट इज IDE, नोटपैड, ओपन ऑफिस राइटर या MS वर्ड। तो भाई मैक्रो क्रिएट करने की और एडिट करने की फैसिलिटी तो एक ही सॉफ्टवेयर देता है ना जी, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर IDE, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे हमने मैक्रो को क्रिएट किया था तो हमने मैक्रो को बेसिक IDE पे जाकर ही इंटीग्रेट किया था, एक्सेस किया था। याद है आपको? बेसिक आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे लैंग्वेजेस का भी यूज कर सकते हो, जैसे जावा का यूज कर सकते हो। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए, एन अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स सच एज नेम्स, मार्क्स एंड एड्रेस, organized and processed data that provides meaningful insights, audio, video and graphics stored without any processing, or a collection of unrelated raw facts. So here's the correct answer is what? B, organized and processed data that provides meaningful insights. Obvious. देखो, raw facts and figures क्या कहलाता है? डेटा जो मीनिंगलेस होता है। जब आप इसको प्रोसेस कर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है मीनिंगफुल इंसाइट्स में, मतलब जो आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो प्रोसेसिंग के बाद डेटा किस में कन्वर्ट होता है? इन्फॉर्मेशन में। तो यदि रॉ फैक्ट्स की बात की जाती है तो वो डेटा होता है, और यदि इसको प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना। फोर्थ, व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस इंश्योर। डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर में आता ही आता है, हर साल आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब आप दो टेबल को क्या करना चाहते हो, जब आप दो टेबल को एसोसिएट करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम इन दोनों टेबल को रेफरेंस करते हैं, लिंक करते हैं एक कॉलम की मदद से, और वो कॉलम दोनों में कॉमन होता है। तो एक टेबल का वो कहलाता है प्राइमरी की और दूसरे टेबल का वो कहलाता है फॉरेन की। तो बेसिकली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑल प्राइमरी की आर यूनिक अक्रॉस द डेटाबेस, ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल मस्ट हैव अ वैल्यू इन एवरी कॉलम, एवरी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन द रेफरेंस्ड टेबल और बी नल, और डेटा कैन बी फ्रीली डिलीटेड फ्रॉम एनी टेबल विदाउट कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज एवरी फॉरेन की मस्ट मैच अ प्राइमरी की। प्राइमरी की वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज होगी वो फॉरेन की वाले कॉलम की वैल्यूज से मैच करेगी, तभी तो दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड होंगी। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आईज। आप काम कर करके थक चुके हो, आप कंटिन्यूसली स्क्रीन पर काम करते हो, तो आपकी जो आईज है वो ड्राई होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? फॉरगेट टू ब्लिंक, आईज को ब्लिंक करना भूल जाओ, रेस्ट आईज पीरियोडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइजेस, या आई एक्सरसाइजेस करो, रेस्ट दो अपने आईज को, एक्सरसाइज करो, या ब्लिंक द आईज, या आईज को ब्लिंक करते रहो। सो हियर्स द करेक्ट आंसर, दैट इज बी, रेस्ट आईज पीरियोडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइजेस। ठीक है, जो सिंपल आई की जो एक्सरसाइजेस होती है वो हमको करते रहना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जो आई में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है वो ना हो। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट अ रिलेशन बिटवीन द 2 और मोर टेबल्स? कौन सा डेटा मॉडल है जो कि 2 और 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन को एग्जिस्ट करने को हेल्प करता है? दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल और कनेक्शनल डेटा मॉडल। तो जिस डेटा मॉडल पे हम काम कर रहे हैं वो है आपका RDBMS, जिसको क्या कहते हो आप? रिलेशनल डेटा मॉडल कहते हो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आप 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिस्ट करवा सकते हो बाय यूजिंग प्राइमरी और फॉरेन की। ओके, कम टू द लास्ट 5th क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। यहां भी आपको 6 में से 5 करना है और ये भी पार्ट बी से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्राइमरी की इन अ डेटाबेस? डेटाबेस में प्राइमरी की के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? विच वन आर ट्रू बताना, ठीक है। इट इज अ फील्ड दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। क्या प्राइमरी की में डुप्लीकेट्स वैल्यूज होती है? नहीं, ये तो गलत है। इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। हाँ, ये सही लग रहा है क्योंकि टेबल में सारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इट कैन हैव नल वैल्यूज। इसमें क्या ब्लैंक वैल्यूज होती है? बिल्कुल नहीं होती है। इट इज एन ऑप्शनल फील्ड इन अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में ऑप्शनल कॉलम होता है क्या? नहीं होता है मैम। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्राइमरी की का सिर्फ एक ही काम होता है कि टेबल में वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। जैसे आपकी बुक में इंडेक्स पेज होता है ना, वैसे ही टेबल में एक इंडेक्सिंग का काम यहाँ पे प्राइमरी की करती है, जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स व्हेन द क्वेरी डिजाइन विंडो इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिजाइन अ क्वेरी? जब आप पहली बार क्वेरी को डिजाइन कर रहे होते हो तो क्वेरी डिजाइन विंडो जो है वो अपीयर होती है ना। उसके बाद कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है क्वेरी डिजाइन विंडो पे, वो आपको डायलॉग बॉक्स का नाम यहाँ पे बताना है। तो जो बच्चे स्टेप्स का बोल रहे थे मैम स्टेप्स नहीं आती, तो बेटा स्टेप्स के बीच में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो स्टेप्स पढ़ लेना, प्रैक्टिकल वीडियोस देख लेना। प्रैक्टिकल वीडियोस देखने मात्र से आपका पूरा काम हो जाने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिंक आपको पूरी पार्ट बी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा 5 से 6 घंटे का मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें एक एक चीज को प्रैक्टिकल के साथ में एक्सप्लेन किया है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अभी आप पूरे यूट्यूब पे जाओगे ना तो सब चीजें आपको इन शॉर्ट मिलेगी। आपको कम चीजें कम टाइम में देखने में ज्यादा मजा आने वाला है, या आपको इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा टाइम में देखकर अच्छे से समझने में मजा आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप सेशन को इग्नोर मत करना, एक बार बैठ के पूरा वीडियो शांति से सुकून से जरा देख लेना। 18 तारीख को हमारा पेपर है, उसके पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने प्रैक्टिकल्स बताए बेटा, मेन फोकस मेरा उसमें प्रैक्टिकल्स का था, क्योंकि थ्योरी तो मैं आपको इन सेशंस में करवा ही रही हूँ। थ्योरी मैं आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगी, बट प्रैक्टिकल्स सिर्फ एक ही बार होंगे, उससे आपको थ्योरी समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ऐसे जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्विकली आंसर करूंगी। बात मेरी समझ में आ रही है? चलो, तो आंसर होगा यहाँ पे ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स, ऐड क्वेरी डायलॉग बॉक्स, ऐड क्वेरी और रिपोर्ट डायलॉग बॉक्स, और ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स। जब आप क्वेरी डिजाइन करते हो पहली बार, तो क्वेरी कहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, किस टेबल से आपको डेटा लेना है, तो उसके लिए आपको टेबल ऐड करनी होती है। तो वो टेबल ऐड करने के लिए हमें ऐड टेबल क्वेरी डायलॉग बॉक्स से ही टेबल को सिलेक्ट करना होता है। नाउ व्हाट फीचर इज ओपन ऑफिस अलाउज यूजर्स टू प्रेजेंट रिट्राइव्ड डेटा इन यूजर फ्रेंडली एंड फॉर्मेटेड मैनर? ओपन ऑफिस का नाम यहाँ लिया हुआ है। इसके पहले आपने लिब्रे ऑफिस के भी एमसीक्यूज देखे, तो देखो यही आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बार जो सीबीएसई ने दूसरा सैंपल पेपर निकाला ना, वो आप लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट कर दिया कि आपको लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस दोनों सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो बात मैं कहती चली जा रही हूँ कि लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस दोनों सेम सॉफ्टवेयर है। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, टीचर क्या बोल रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं। भाई सिर्फ इस चीज का ध्यान रखो कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें किस सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी और रेस्ट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो व्हाट फीचर इज ओपन ऑफिस बेस अलाउज यूजर टू प्रेजेंट रिट्राइव डेटा इन यूजर फ्रेंडली एंड फॉर्मेटेड मैनर? क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट और डेटा व्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? रिपोर्ट। क्योंकि जब आप यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में या एक फॉर्मेटेड मैनर में अपने टेबल को रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है वो होता है आपका रिपोर्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क? ठीक है, आप अपनी जिस जगह पर काम कर रहे होते हो वहां पे यदि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसको आप रिकमेंड करोगे? सो एंगेज इन अग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट विद कलीग्स, वर्क लॉन्गर आवर्स विदाउट ब्रेक्स, या सीक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज विद कलीग्स, या अवॉइड हॉबीज दैट प्रमोट रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? सी, दैट इज सिक कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज विद कलीग्स, है ना कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करोगे, अग्रेसिव होंगे, ना कि आप लंबे समय तक स्ट्रेस में काम करोगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको समझ में आ रहा है। नाउ इसी के साथ में पढ़ते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर? जब आप लॉन्ग समय तक कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हो तो हो सकता है आपको बैक एक हो, शोल्डर एक हो, परेशानी हो। सो जो मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने से, उसमें आपको क्या पॉइंट यहाँ सही लग रहा है?
यूजिंग एंटी ग्लेयर स्क्रीन, सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर एंड यूजिंग एन अनकंफर्टेबल चेयर, using air conditioners, taking frequent breaks. So here's the correct answer is what? Sitting in a wrong postures and using an uncomfortable chair. देखो तो आ गई बात समझ में, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका लास्ट यूनिट से लिया गया है. ओके, दो क्वेश्चन अभी हमने जो देखे वो लास्ट यूनिट के थे. Now in a situation where a small fire breaks out in an office, what should you use to address the emergency? यदि आपके ऑफिस में कुछ स्मॉल सा फायर ब्रेक होता है तो इस केस में क्या करोगे आप, कैसे इस इमरजेंसी को एड्रेस करोगे? सो आप एक ब्लैंकेट का यूज़ करोगे, एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे, टॉवल यूज़ करोगे या बेकिंग सोडा? सो भाई यहाँ पर हर एक ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है, जिससे कभी भी ऐसी कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अ फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, सो यहाँ पर सेक्शन ए का 5वां क्वेश्चन भी खत्म होता है, जिसमें 6 में से 5 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. पहला जो सेक्शन ए का क्वेश्चन था वो पार्ट ए का था, रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट बी. तो होपफुली आपको पैटर्न समझ में आया. यही पैटर्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे जो हम एमसीक्यूज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, और ये सारे क्वेश्चंस अब आपको इजी लग रहे होंगे. तो जैसा सैंपल पेपर यहां मैं डिस्कस कर रही हूं ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है. चलो सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अब मैंने कहा आपको कि यहाँ पे जो पहले के कुछ क्वेश्चंस होंगे, 4-5 क्वेश्चंस, वो होंगे आपके पार्ट ए के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, है ना, जो 2 नंबर के होंगे. इसके बाद जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, वो किसके होंगे? पार्ट बी के होंगे. तो जैसे एमसीक्यूज में देखा, बिल्कुल वैसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने वाले हैं. तो सेक्शन बी दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 में से कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं जो कि पार्ट ए पर बेस्ड है, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. और ये जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग है, जिसे आपको 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है. तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, है ना. कितने क्वेश्चंस मिलना है आपको यहाँ पर? 5 में से कोई 3 ही आपको करना है. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग सारा इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया टू अवर कलीग्स. दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के करवाए हैं, जिससे अब आपको आइडिया लग गया. देख लो सामने आपके क्वेश्चन है ना. तो एक टीम मीटिंग में सारा जो है, शी इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया टू हर कलीग्स. शी स्पीक्स टू क्विकली, यूजेस जारगॉन्स एंड डजंट पॉज फॉर क्वेश्चंस. जब वो स्पीक कर रही है, अपनी बात कह रही है, अपने कलीग्स के साथ में प्रोजेक्ट आइडियाज को डिस्कस कर रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है, टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर रही है, और पॉज भी नहीं ले रही है क्वेश्चंस पूछने के एग्जाम. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट हर टीम सीम्स कंफ्यूज्ड. अब जो लोग उसे सुन रहे हैं उसकी टीम में, वो कंफ्यूज हो रहे हैं एंड प्रोजेक्ट इजंट फुली अंडरस्टूड. तो टीम को वो जो प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश कर रही है वो समझ नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर ये तो पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर है, बट पूछा क्या है आपसे, व्हाट कैन सारा डू टू इंप्रूव हर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अब अपने वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को सारा को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जरा दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ और बताओ कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या है. वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर्स, वर्बल कम्युनिकेशन के आपने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. आपका जो मैसेज है क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कर्टियस वे में आपको बात करनी है. ये सब हमने पढ़ा था, बस वही यहाँ पे लिख देना है. तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि जब भी आप कुछ बोलो तो थिंक बिफोर यू स्पीक. बोलने से पहले सोचो कि सामने वाला आपको किस तरीके से लेने वाला है. ठीक है, किस तरीके से आपकी बात को सुनेगा, समझेगा. आप जो बोल रहे हो वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा या नहीं. टॉपिक से हटकर बात तो नहीं कर रहे हो, जो टॉपिक आपका है उसी से रिगार्डिंग बात करो. ठीक है. थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टूड द टॉपिक. अपने लिसनर्स का एंगेजमेंट ग्रैब करने की कोशिश करो, वही सारी बात कहो जो वो समझना चाहते हैं. तो एक इफेक्टिव वे में हमें बात करनी होती है. एंड राइट और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से. आप क्या कहने वाले हो पहले उसका प्लानिंग करो, पहले उसके बारे में बोलो. इवन मिरर के सामने पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको किस तरीके से क्या क्या बातें कहनी है. ओके, क्लियर एंड कंसाइज वे में आपको बात करनी चाहिए. जितना क्लियर बोलोगे, लाउडली बोलोगे, मॉडरेट स्पीड में बोलोगे, मतलब जहां लगता है आपको स्पीड स्लो कर लेनी है, जहां लगता है आपको स्पीड फास्ट करनी है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहां आपको प्रेशराइज होकर बात अपनी कहनी है ताकि लोग आपको ध्यान से सुन सके. बी श्योर दैट इन्फॉर्मेशन यू वांट टू श्योर इट इज द पॉइंट. जो भी बात कर रहे हो वो टू द पॉइंट बात करो. ऐसा नहीं कि लिंगर ऑन करते चले जा रहे हैं किसी भी एक बात को, तो भाई सामने वाला तो सुनेगा ही नहीं, है ना. डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस. एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट मत करो.
क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको वही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आप इस आंसर को लिखकर आ सकते हो। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो भाई आपकी बातों का दम है, ये कैसे पता चलता है? बात में दम होना चाहिए, वो आपके कॉन्फिडेंस से पता चलता है। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बातों में भी दम होगा। सो बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव एंड बी फ्रेंडली। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? अब एंटरप्रेन्योर्स के क्या फंक्शंस होते हैं? एंटरप्रेन्योर स्किल से लिया हुआ क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर्स डिटर्मिनर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डरते नहीं है, बहुत सारे उनके विजन्स होते हैं, एक विजन पर काम नहीं करते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, इनोवेटिव होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो हमने एंटरप्रेन्योर्स के पढ़े हैं और यही सारे इनके फंक्शंस भी होते हैं। कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, कम्युनिटी डेवलप करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो ये जो चीज़ें मैंने बोली सब यहाँ लिखना है आपको, देख लो वही लिखी हुई है। डिसीजन लेना जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मैनेजिंग द बिजनेस को मैनेज करना जानते हैं, इनकम को कैसे डिवाइड करना है अलग अलग एस्पेक्ट में सो दैट वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। टेकिंग रिस्क टेकर्स होते हैं, क्रिएट न्यू मेथड्स, आइडियाज, प्रोडक्ट्स, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए इनोवेटिव आइडियाज क्या हैं, है ना, नई मेथड्स क्या हैं जिनका उनको यूज करना है जिससे वो प्रॉफिटेबिलिटी में तो रहे, साथ ही साथ कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ लिखकर आने हैं। हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, कुछ 5 यहाँ लिखे, कोई 4 आप इंपॉर्टेंट से लिखकर आ सकते हो। नाउ लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वे है वो आपको बताने हैं। तो ये आईसीटी स्किल्स का क्वेश्चन है। टू सेफगार्ड योर डेटा टू थेफ्ट फ्रॉम वायरस एंड वायरस कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स। देखो डेटा को प्रोटेक्ट किससे करते हैं? डेटा आपका स्टील ना हो जाए, हैकर्स या अनवांटेड यूजर्स आपके डेटा को एक्सेस ना कर ले, कोई वायरस आपके सिस्टम को हैक ना कर ले या वायरस से आपका सिस्टम डैमेज ना हो जाए, है ना। तो बेसिकली इसी की वजह से हमें हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेट करो, ये जरूरी होता है। आपका पासवर्ड कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सभी से मिलकर बना होना चाहिए। मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स आपको अपने पासवर्ड में रखने चाहिए, इससे कम नहीं रखने चाहिए। पापा का नाम, मम्मी का नाम, फ्रेंड्स का नाम, मूवी का नाम, फेवरेट जो भी आपकी चीज़ें हैं उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऐसा कोई पासवर्ड सेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इजीली क्रैक हो सकता है ना। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। अब आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो आपको एंटीवायरस और फायरवॉल जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखना होगा जो आपके सिस्टम को किससे बचा सकते हैं? वायरसेस से बचा सकते हैं। ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, बैकअप का फैसिलिटी देते हैं, आपके सिस्टम को सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हो तो ये पहले उस फाइल को स्कैन करेंगे एंड देन आपके सिस्टम में इसको अलाउ करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख कर आ सकते हो। इसी के साथ डेटा को इनक्रिप्ट करना इज अनदर रीजन। हैकर्स बीच में आपके डेटा को एक्सेस कर ले जब वो इंटरनेट पर ट्रैवल हो रहा है ना, तो उसके लिए हम एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनक्रिप्शन के लिए आप बिटलॉकर का यूज कर सकते हो। दिस आर द डिफरेंट एनक्रिप्टेड टेक्निक्स ना। अब यहाँ पे सेंडर जो भी डेटा सेंड करेगा वो रिसीवर तक पहुंचेगा। सेंडर जब भी डेटा को सेंड करेगा तो इनक्रिप्टेड वे में सेंड करेगा, उस डेटा को लॉक करके भेजेगा। उसकी की किसके पास में होगी? रिसीवर के पास में। रिसीवर ही उस डेटा को अनलॉक करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और वो उसके काम का होगा। इन बिटवीन यदि हैकर उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता भी है तो वो उसके किसी काम का नहीं होगा क्योंकि वो लॉक्ड डेटा होगा। फिर वो किसी अदर फॉन्ट्स में किसी भी तरीके से रॉन्ग वे में ओपन होगा जो उसके लिए काम का ही नहीं होगा, जिससे उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी है। इसलिए एनक्रिप्शन टेक्निक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टेक्निक। नाउ सिक्योर साइट्स का हमेशा यूज करो। तो सिक्योर साइट्स कैसे पहचानोगे? जब भी किसी साइट के पहले HTTPS या इस तरीके का पैडलॉक का साइन मिलता है, मतलब कि आप एक सिक्योर सेफ वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कोई भी फ्रॉडुलेंट या फेक वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ तरीके थे जो आपको लिखकर आने होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। रिया अ क्लास 10th स्टूडेंट फील्स स्ट्रेस्ड विद हर एग्जाम प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फैमिली कमिटमेंट्स। हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर? अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि रिया जो कि क्लास 10th की स्टूडेंट है बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रही है उसके एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, और वहीं उसने कुछ फैमिली को भी कमिटमेंट किया है कि मैं इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, 95% से पास हो जाऊंगी, ऐसे कुछ कमिटमेंट। तो आप यहाँ पे उसके स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हो, उसमें आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? तो सिंपल सी बात है कि आप उसको बताओगे कि टाइम को वेस्ट ना करें इधर उधर की किसी एक्टिविटीज़ में, जो भी टाइम है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें, है ना। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, जहाँ भी अपना टाइम लगाना है वो स्टडीज़ में और अपने टास्क में लगाएं। बैलेंस एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको तो वो बैलेंस कर सकती है ना। अभी एग्जाम टाइम है तो ज़्यादा एग्जाम पे फोकस करें, बाकी जो टाइम बचेगा उसमें फिर वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अपना पर्सनल टाइम जो भी एक्टिविटी करना है हैबिट वाली वो कर सकती है। अलोकेट टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर, येस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा भी नहीं कि पढ़ना है तो पूरा दिन भर बैठ के पढ़ो, रेगुलर टाइम पर ब्रेक्स लो, अपनी सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन इसका ध्यान आपको रखना है। यदि आप हेल्दी रहोगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, और यदि वहीं आप हेल्दी नहीं हो तो
आपका कहीं किसी काम में कोई मन नहीं लगना है। अचीव एकेडमिक गोल्स मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर एग्जाम। आ गई बात समझ में? तो स्ट्रेस से रिलीफ करने की जो टेक्निक्स है वही यहाँ पर हमें लिखनी है। नाउ आ चुके हैं 10वें क्वेश्चन पर, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 में से कोई 3 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम पार्ट बी के क्वेश्चंस की तरफ। आ गई बात समझ में? व्हाई हैज यूनाइटेड नेशंस हैज मेट द 17 सस्टेनेबल गोल्स। अभी देखो मैंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी से जो क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं वो 17 गोल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 17 गोल्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यों बनाए? तो भाई इन्वायरमेंट जो डे बाय डे डिग्रेड होता चला जा रहा है, पोल्यूट होता चला जा रहा है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज है खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हमने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिजाइन किया है ना, जिसमें आपने कुछ 17 गोल्स को रखा है। तो उन 17 गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात की है। तो इट हैज़ बीन मेड विद द एम ऑफ टेकिंग केयर द इंपॉर्टेंट इशू फेसिंग बिजनेस, गवर्नमेंट, सोसाइटी. Some of these are poverty, gender equality, water use, energy, climate change, biodiversity. Countries are now making policies and regulations that will promote sustainable development needed in all economic sectors to प्रोवाइड अ सिक्योर, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी. तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं. तो एनवायरनमेंट के साथ साथ बिजनेस और गवर्नमेंट और सोसाइटी, यहाँ भी सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना, यही सस्टेनेबल 17 गोल्स में बताया है. ओके, नाउ आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6. अब कुछ 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10 के बाद से, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16. टोटल 16 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 11 से 16 में से कोई 4 ही करना है. तो जो आपको अच्छे लगेंगे 4, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आएंगे, वो 4 क्वेश्चन करके आना. ये भी 2 मार्क के होंगे, लेकिन अब ये बेस्ड होंगे आपके पार्ट बी पर, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड सिक्योरिटी, इन 4 यूनिट के क्वेश्चन होंगे. अब जितने क्वेश्चन मिलेंगे ये पार्ट बी के ही मिलेंगे. ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन के बाद आ जाएंगे हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर, और फिर इस सेशन को करेंगे एंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इन ओपन ऑफिस राइटर. अगेन सी दिस, देयर इज ओपन ऑफिस राइटर एंड कुछ एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया था अभी लिब्रे ऑफिस राइटर को भी. तो अगेन ये चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेटा कंफ्यूज मत हो. चाहे लिब्रे ऑफिस पढ़ा हो, चाहे ओपन ऑफिस पढ़ा हो, दोनों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दोनों एक जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी एक में भी प्रैक्टिकल किया है तो आप इसमें भी बता सकते हो. आपको बताना है क्या स्टाइल्स क्या होता है, और 2 ओपन ऑफिस राइटर स्टाइल के नाम बताने हैं या ऑप्शन बताने. तो देखो स्टाइल्स क्या होते हैं, प्री फॉर्मेटेड. कुछ आपके लिए टूल्स मिलते हैं जिसको आप एज इट इज एक सिंगल क्लिक पे अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है. डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स यहाँ होती है, पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल. कोई भी 2 नाम आपको यहाँ मेंशन करने हैं. फिलहाल मैंने यहाँ पर सारे आपके लिए बताए हुए हैं. तो टोटल 6 स्टाइल्स होती हैं, ये ध्यान रखना. स्टाइल्स जो होती है कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट बाय अ सिंगल क्लिक. आ गई बात समझ में. 12th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है. देखो सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है. जब आप सेफर इन्वायरमेंट में होंगे तो आप सिक्योरिटी का ध्यान रख पाओगे. बात समझ में. यदि आप सेफ ही नहीं हो तो सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती है फिर. ओके, तो यहाँ पे यदि हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी मस्ट, द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हजार्ड्स एंड रिस्क. हजार्ड समथिंग दैट कैन कॉज हार्म टू पीपल. कभी भी हजार्डियस कंडीशंस आ सकती है जो लोगों को हार्म कर सकती है, एम्प्लॉयज़ को हार्म कर सकती है. तो हार्म जो कंडीशंस करती हैं, जो भी सिचुएशंस हार्म कर सकती हैं, उनसे बचने के लिए एक सेफर इन्वायरमेंट में हमें काम करना होता है. ओके, वहीं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स होते हैं कि वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट और सेफर इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सके. तो एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील दैट दे आर सिक्योर्ड इन अ कंपनी कैंपस. सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म. सिक्योरिटी इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इंक्लूड्स वेरियस सिक्योरिटी सच एज पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, है ना, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट सेफ्टी. तो यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी की बात की जा रही है. ओके, तो सेफ्टी मस्ट, उसके बाद फिर सिक्योरिटी आती है. ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग अ स्प्रेडशीट. जब स्प्रेडशीट को आप शेयर कर रहे होते हो तो ये जरूरी क्यों है, क्यों शेयर करना जरूरी है भाई. एक स्प्रेडशीट को यदि आप मल्टीपल यूजर्स तक शेयर करोगे तो मल्टीपल यूजर्स किस भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे तो वो उस पर काम कर सकते हैं. आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है. 24/7 आवर्स वो इस वर्कशीट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उन चेंजेस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो. यदि वही स्प्रेडशीट अलग अलग होगी तो आपको वहाँ पर चेंजेस देखने में इनकन्वीनियंसी होगी. तो कन्वीनियंट वे आपको शेयरिंग फीचर ही प्रोवाइड करता है. तो शेयर्ड स्प्रेडशीट इज सम
sheet that can be accessed by more than one user and can allow them to make changes simultaneously on it. It saves the trouble of keeping track of multiple copies. Obvious, it saves your time and efforts also. So sharing allows working in collaboration so that everyone contribute, make changes and view it. Okay, लिख कर आ जाओगे आराम से. Now 14th question. This is application based question. Guneet has completed his assessment in 4 subjects and received the marks 75, 68, 82 and 70. गुनीत ने अपने 4 सब्जेक्ट के असेसमेंट को कंप्लीट किया और बदले में उसको इतने मार्क्स भी मिले 75, 68, 82 एंड 70 मैथ्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश में. द स्टूडेंट नीड्स टू अचीव एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 75% ऑल 5 सब्जेक्ट्स टू मीट हिज अकेडमिक गोल्स. और ओवरऑल जो उसको परसेंटेज मिले वो है 75%. ओके, ही स्टिल हैज टू टेक एग्जाम इन द 5th सब्जेक्ट विच इज ज्योग्राफी. अभी भी उसको 5th सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जो कि ज्योग्राफी का होगा. तो अब आपको यहाँ पे बताना है विच कैल्क टूल एंड मेन्यू ऑप्शन ही कैन यूज टू चेक हाउ मेनी मार्क्स ही हैज टू स्कोर इन 5th सब्जेक्ट टू गेट रिक्वायर्ड परसेंटेज. यदि उसको अपने अच्छे परसेंटेज लेकर आना है तो उसके लिए उसको 5th सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में कितने मार्क्स लाने होंगे और इसके लिए आप कैल्क का कौन सा टूल यूज करोगे. तो यहाँ पे जो टारगेट वैल्यू है हमारी वो एक वैल्यू है और चेंजेस करने के लिए भी हमारे पास एक ही वैल्यू है. तो आपको पता है अच्छे से कि टूल्स में जाके गोल्सिक ऑप्शन जो होता है बेसिकली यदि मैं बात करूँ तो देखो 75 मैथ्स में, 68 साइंस में, 82 इंग्लिश में, 70 जो है उसके हिस्ट्री में है. तो यहाँ पे यदि हम लिखें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री तो ज्योग्राफी में उसको कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि वो अपना टारगेट 75% को अचीव कर ले. तो आप यहाँ पे इसको बनाओगे अपनी टारगेट वैल्यू और यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज होगी. तो दिस इज योर अननोन वेरिएबल एंड दिस इज योर टारगेट वैल्यू. तो एक ही अननोन वेरिएबल में जब चेंज करते हैं तो हम गोलसिक का यूज़ करते हैं. हमारा गोल ये होता है. और वही इन सब में चेंजेस करने होते हैं तो क्या करते हैं हम सॉल्वर का यूज़ करते हैं जिसमें मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स होते हैं. तो बात समझ में आ गई आपकी. टूल्स में ही आपको ये ऑप्शंस मिलता है. अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेप्स. बार बार ये बोलने का मतलब ताकि आपके दिमाग की बत्तियाँ खुल जाए, ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. और जो भी बच्चे अभी तक भी ये सोच रहे हैं या जहाँ से सुना के आए हैं कि स्टेप्स नहीं आएगी, एसक्यूएल क्वेरीज नहीं आएगी, बेटा सब आएगा. गेट रेडी फॉर दिस. ओके, चलो. इन अ डेटाबेस व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. डेटाबेस में रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में क्रिएट करवाना जरूरी क्यों है. अभी देखो जब 2 टेबल से मिलाकर डेटा एक्सेस करना है तो क्या करोगे, दोनों टेबल को लिंक तो करना पड़ेगा. बिना लिंक के क्या 2 टेबल से डेटा एक्सेस कर सकते हो, नहीं ना. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस. अंडरस्टैंड, व्हेनेवर वी वांट टू एक्सेस दैट डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स देन वी नीड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दैम. ओके, और वो रिलेशनशिप प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से होती है. ये बात समझ में आई. सो व्हाइल वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल्स यू नीड टू चेक द रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. द रिकॉर्ड फॉर पर्टिकुलर एंटिटी शुड नाइदर बी रिपीटेड नॉट डेटा different data values should appear for a single entity in the database. This is done by setting relationship between the tables of database. अब देखो जब मल्टीपल टेबल्स होंगी तो उसमें अनकंसिस्टेंसी भी होगी, रिडंडेंसी भी होगी. तो रिडंडेंसी को इंप्रूव करने के लिए, इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए, टेबल्स को रिलेट करके एक साथ डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को रिलेट करना होता है. ओके, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल ओवर यूज सिंड्रोम. What are the causes for it? ठीक है, ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम क्या होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी. इट इज कलेक्टिव टर्म फॉर अ रेंज ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कम्फर्ट और परसिस्टेंट पेन इन मसल्स, टेंडन्स एंड अदर सॉफ्ट tissues with or without physical manifestations. It is usually caused or aggravated by work and is associated with repetitive movement, sustained or constrained postures or forceful movements. यदि कोई एक एम्प्लॉय जो कि 8 से 10 घंटे का काम करता है, सिर्फ उसको कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो कंटिन्यूसली रिपीटेड वे में एक जैसा बैठा है और अपने काम को कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बैकएक हो सकता है ना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो इसी को तो ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम कहते हैं. और इसके कारण क्या है वो हमने यहाँ बता ही दिए कि रिपीटेटिव मूवमेंट हो सकते हैं, सस्टेन्ड एंड कंस्टेंट पोस्चर्स हो सकते हैं, रॉन्ग बॉडी पोस्चर में आप बैठे हुए हो और उसी पोस्चर में आप फोर्सफुली अपना काम भी कर रहे हो. तो दिस आर द रीजंस. ओके, तो वो प्रॉब्लम्स, वो सिंड्रोम्स जो कि बेसिकली वर्किंग प्लेस पर होते हैं जहाँ आप काम कर रहे होते हो. सो दीज आर दी ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम. ओके, जो रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरीज की मदद, जिसको हम रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरीज भी कहते हैं, जिसमें आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हो अपने काम पर. क्लियर, आई बात समझ में. नाउ अब ये समझ में आ गया कि जो अभी हमने क्वेश्चंस देखे 6, उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने थे, वो 2 नंबर के अकॉर्डिंग थे. अब आ चुके हैं हम लास्ट
पार्ट पर, मीन्स कि यहाँ अब आपको करने होंगे टोटल 5 में से 3 क्वेश्चंस। मतलब यहाँ मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन, तीन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ये होंगे टोटल 4 नंबर के, 4 मार्क के। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन DBMS के मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको लास्ट चैप्टर से मिलेगा, मतलब मेंटेन हेल्थ सिक्योरिटी, और बाकी 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ से, 5 है ना, 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से। याद रखना 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके DBMS के यहाँ पर आएंगे, ओके। बाकी 1 आएगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, 1 आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से, 1 आएगा आपका लास्ट चैप्टर मेंटेन हेल्थ एंड सिक्योरिटी से। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाई करनी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको 5 में से ना कोई 3 ही करने हैं, और अगेन द चॉइस इज हियर। चलिए, सो अ टीम ऑफ राइटर्स इज कोलैबोरेटिंग ऑन रिपोर्ट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विद अ ट्रैक चेंजेस फीचर। वन राइटर क्रिएट्स द इनिशियल ड्राफ्ट विच then needs to be reviewed and edited by the rest of the team. So why is track changes feature essential for collaborative document editing? ये बताना है। Which menu option can be used to access this feature? C है can reviewers add components, and D is once the changes are made by all reviewers who can accept or reject them. तो ये D वाला पार्ट है, ये यहाँ से C वाला पार्ट स्टार्ट है। आ रही है बात समझ में? A is this and B is this। तो ये क्वेश्चन आपका लिया हुआ है किससे रिलेटेड? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें आपको ट्रैक चेंजेस फीचर के बारे में बताना है। मतलब कि वन राइटर क्रिएट द इनिशियल ड्राफ्ट विच देन नीड्स टू बी रिव्यूड एंड एडिटेड बाय द रेस्ट ऑफ द टीम। क्लियर, मतलब यहाँ आपने एक प्रॉपर तरीके से एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है और मल्टीपल जो यूजर्स है वो उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये ट्रैक चेंजेस जो फीचर है ज़रूरी क्यों है, कौन से मेन्यू में आपको ट्रैक चेंजेस फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आप चेंजेस को कैसे रिव्यू कर सकते हो, कमेंट को कैसे ऐड कर सकते हो, एंड वंस द चेंजेस इज डन ना बाय ऑल द रिव्यूअर्स, तो इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे कर। ट्रैक चेंजेस कुल मिला के बस एक चीज़ समझो कि क्वेश्चन में आपसे ट्रैक चेंजेस पूछा है, उसके फंक्शंस पूछे हैं, इसके स्टेप्स पूछिए। यहाँ अगेन ध्यान से देखोगे तो सेकंड में आपसे मेन्यू पूछा है, कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन, फिर आपसे फोर्थ में स्टेप्स पूछिए कि एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे करोगे, तो स्टेप्स ही तो बतानी है। इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखो, एक बार देखना है बस प्रैक्टिकल वाला वीडियो। एक बार देख लिया ना तो चीज़ें आपकी आधी से ज़्यादा वहीं क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चंस अब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी ना सेशंस में, मैराथॉन्स में भी, तो आपको क्विकली बनेंगे। आपको ज़्यादा फोर्सफुली समझना नहीं होगा कि अरे कौन सा मेन्यू था, मैम ने क्या बताया था। एक बार प्रैक्टिकल से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। आपको तुरंत याद आएगा, क्लिक होगा कि हाँ हमने किया था। नाउ ट्रैक चेंजेस इज अ पावरफुल टूल दैट मेक्स द प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट इजी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। ना डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय वन यूजर needs to reviewed and edited by self or other users. So if any modification are made in document directly, the original document might get lost. So instead, the track changes feature of writer offers an alternative method to keep a record of all changes made in the original document. All the changes that are recorded can be either accepted or rejected by the original author. अब ये तो पहले का आंसर हो गया कि ट्रैक चेंजेस फीचर क्या होता है, ये बता दिया, ठीक है। अब दूसरा ये कहाँ मिलेगा, कौन से मेन्यू में, तो देखो व्यू में जाके, टूलबार्स में जाके आपको ट्रैक चेंजेस को ऑन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आंसर गलत दिया हुआ है। व्यू में जाके टूलबार में कभी आपको ट्रैक चेंजेस फीचर नहीं मिलता है। व्यू में जाके टूलबार में तो आपको सारी टूलबार्स मिलती है, ट्रैक चेंजेस फीचर फिर कहाँ मिलता है, बताया है मैंने, प्रैक्टिकल कराया है मैंने। तो ये मिलेगा आपको कहाँ पर, व्यू टूलबार में नहीं बल्कि एडिट में जाकर आपको ट्रैक चेंजेस ऑप्शन मिलेगा। ये आपके सैंपल पेपर में भी बेटा गलत दिया हुआ है, इस चीज़ को मार्क कर लेना अच्छे से कि एडिट में जाकर आपको ट्रैक चेंजेस मिलेगा, ना कि व्यू में जाके टूलबार्स में जाके आपको ट्रैक चेंजेस मिलेगा। व्यू में जाके टूलबार में तो आपको सारी टूलबार्स मिल जाएंगी, ड्राइंग टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेट टूलबार। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, सैंपल पेपर में भी गलत छपा हुआ है। क्लियर ना। थर्ड क्या पूछा था आपसे यहाँ पर कि कैन रिव्यूवर्स ऐड कमेंट्स, क्या यहाँ पे रिव्यूवर्स कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो यस बिल्कुल कमेंट्स ऐड कर सकते हो। इंसर्ट पे जाके भी कमेंट ऐड कर सकते हो, एडिट में जाकर भी आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हो, राइट। ट्रैक चेंजेस पे जाओगे एडिट में तो वहाँ भी कमेंट नाम का ऑप्शन खुलेगा, वहाँ से भी ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद पूछा था वंस द चेंजेस आर मेड बाय ऑल रिव्यूवर्स हु कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, तो यहाँ पर ओरिजिनल ऑथर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, राइट। चलिए, तो समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। नाउ नेक्स्ट इज अ क्लास 10 स्टूडेंट्स इज पार्टिसिपेटिंग इन अ स्कूल competition where they need to analyze the performance of different sports teams based on match scores and statistics. The student has collected data over several matches and needs to calculate averages, determine rankings and generate charts for a presentation. बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कंडीशन एक एग्जांपल दिया है, वो भी रियल लाइफ बेस्ड। इस पर दिए अब आपको 4 पॉइंट्स। तो एक चीज आप थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, ये अगर पैटर्न को आप एनालाइज कर पा रहे हो मेरे साथ, तो आप ये देखो कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको भर भर के पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने का है। ये आपको यहाँ पे ना इनिशियली एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन को भी एक नंबर में सब डिवाइड कर दिया है सीबीएसई ने इस बार।
और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो ये जो सब डिविजन वाले क्वेश्चन है ना, इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसमें आपके मार्क्स कटने के कम चांसेस होते हैं, मतलब जो गलत होगा सीधे आपके वहां मार्क्स कट होंगे। अदरवाइज यदि आपके सब सही है तो आपको 4 में से 4, 4 में से 3 तो मिल ही जाने हैं। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। और वो बच्चे जो ये सोच रहे स्टेप्स नहीं आएगी, तो बेटा देखो यहाँ स्टेप्स इंक्लूड की गई है कि हाउ मैक्रो इज इन कैल्क हेल्पफुल टू हिम। अब मैक्रो कैसे हेल्पफुल है कैल्क में, तो आपको अच्छे से पता है कि रिपीटेड टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, ऑटोमेशन के लिए हम मैक्रो का यूज कर लेते हैं, बस यही लिखना है। हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क, कैल्क में मैक्रो कैसे इनेबल करोगे, तो स्टेप्स यू नीड टू राइट, स्टेप से लिखना होगी ना। टूल्स में जाके आपको मैक्रो को पहले इनेबल करना होगा, फिर मैक्रो को आप रिकॉर्ड करोगे। इज द सॉल्यूशन वर्ड ऑफ वैलिड मैक्रो नेम, जस्टिफाई। क्या यहाँ पर आप मैक्रो के नेम को बदल सकते हो, क्या आप यहाँ पर मैक्रो का एक वैलिड मैक्रो नेम दे सकते हो, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है तो जस्टिफाई करो। मेंशन एनी वन ऑपरेशन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय मैक्रो, मैक्रो के थ्रू कोई ऐसा एक्शन जो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये अभी मैंने एमसीक्यूज वाले सेक्शन में आपसे इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। यदि आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये मैंने आपसे सैम्पल पेपर के पहले जो एमसीक्यू सेशन लिया है उसमें काफी क्वेश्चंस यहाँ से डिस्कस किए हैं। तो अब आपको उस एमसीक्यू सेशन की कीमत पता चल रही होगी कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे होल यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लोगे ना, तो ऐसे इस टाइप के एमसीक्यूज, इस टाइप का जो कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलना है ना। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना इधर उधर जाकर, बस जितना टाइम लगाना है यहाँ लगाओ। जो सेशंस मिल रहे हैं, जो नोट्स मिल रहे हैं, जो आपको मैराथन्स मिल रहे हैं, उस पर फोकस करो। आपके पास बुक नहीं भी है ना डियर स्टूडेंट्स, सो डोंट पैनिक। मैं तो हूँ, मैं आपको एक एक चीज यहाँ कवर करवाने वाली हूँ अपने मैराथन्स और लाइव सेशंस में। तो देखो मैक्रो होता क्या है, रिपीटेटिव टास्क लाइक कैलकुलेटिंग एवरेज स्कोर्स, रैंकिंग टर्म्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड जनरेटिंग ग्राफ्स कुड बी डन विद द मैक्रोस। इट सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट, बार बार करने से काम को बच सकते हो आप, अपना टाइम एफर्ट सेव कर सकते हो मैक्रो को रिकॉर्ड करके। टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके आपको यहाँ से मैक्रो को पहले इनेबल करना होगा एडवांस में से, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मैक्रो को इनेबल करने के बाद में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप्स मैंने आपको बताई हुई है। जब मैक्रो वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें प्रैक्टिकल ही बताया है मैंने। देखो समझो इस बात को, कुछ बच्चे ये चीज बोल रहे हैं कि मैम थ्योरी कम है प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो बेटा प्रैक्टिकली तो समझना है। पार्ट बी में थ्योरी समझ नहीं आएगी, पार्ट बी में मैं कितना भी थ्योरी पढ़ा दूंगी ना तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। पार्ट बी में फोकस आपको प्रैक्टिकल पर ही करना पड़ेगा, वो भी एक बार, एक नजर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, एक बार आपने मैक्रो को रन करके देख लिया खुद से समझने के बाद, फिर मैक्रो का कोई सा क्वेश्चन आएगा तो आप थ्योरी लिख कर आओगे आराम से। ये मेरी गारंटी और ये मेरा अश्योरेंस है। ओके, तो यदि मुझे विश्वास है इस बात पर आप लोगों पर, तो आपको करना है ये काम, है ना। चलो, नो सॉल्यूशन वर्ड इज नॉट अ वैलिड मैक्रो नेम, मैक्रो नेम कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आपको यहाँ बताया कि यस। तो यहाँ पे ना हम बात कर रहे थे यस की कब, जब आप मैक्रो को क्या डिफाइन कर सकते हो किसी और नाम से, जैसे फाइल को किसी और नाम से सेव करते हो तो क्या मैक्रो को सेव कर सकते हो। तो मैक्रो को हम सेव तो कर सकते हैं किसी भी नाम से, लेकिन यहां पर आप एस्ट्रिक या ऐसा कोई साइन या कोई स्पेस इसका यूज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में बात किसकी की जा रही समझना, मैंने यस जरूर कहा, लेकिन मैंने यस किसके लिए कहा कि हम मैक्रो को किसी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन जब आप मैक्रो को सेव करोगे ना तो सेव करने के लिए आप स्पेस या ऐसा एस्ट्रिक जैसा कोई साइन यूज नहीं करोगे। वैलिड कैरेक्टर्स क्या होंगे यूज करने के लिए, लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, डॉलर, परसेंटेज, हैश, स्टार, स्पेस, ऐसा कोई कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना। और ये क्वेश्चन आपसे इसके लिए पूछा है, तो नो क्यों है, आंसर समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होना। नाउ नेक्स्ट, ओपनिंग एंड स्विचिंग ऑफ विंडोज। ओके, अब जो भी एडिटिंग करते हो आप, सपोज आपने कोई टेबल बनाई है, उस टेबल में आपने अलाइनमेंट सेट किया, फॉन्ट सेट किया, फॉन्ट साइज बढ़ाया घटाया, स्टाइल अपडेट किया, बैकग्राउंड बदला, कलर बदला, है ना, आपने सब चीजें फॉर्मेटिंग कर दी, ये सब रिकॉर्ड होगा। लेकिन वही यदि आप स्विच करके किसी और विंडो पे गए, किसी और सॉफ्टवेयर को देखा, फिर आप स्विच करके वापस अपने मैक्रो वाले पे आए, स्प्रेडशीट पे आए, तो ये जो स्विचिंग है ना, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। और ये मैंने आपसे एमसीक्यूज में करवाया है, यदि आपको याद होगा तो एमसीक्यूज में मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन चारों देख रहे हो, चारों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, यदि आपको याद होगा तो, है ना। तो ये चीज समझ पा रहे हो कि भाई हमने जो एमसीक्यू सेशन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। और एक चीज यदि आप देख पा रहे हो तो ये जो लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन है
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरी बात को रिलेट कर सकते हो। अब जो मैंने बार बार कही है कि इस बार सीबीएसई आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के देगा पेपर में। तो एमसीक्यूज में सेक्शन ए में भी हमने देखे, सेक्शन बी में देखो कोई लॉन्ग आंसर डायरेक्ट नहीं पूछा है, सब आपसे इसी तरीके से पूछा है ना। तो 19th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। अ हेल्थ क्लिनिक इज डेवलपिंग अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन पेशेंट इनटेक, अपॉइंटमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स. They need to implement forms for various purposes including new patient registration, appointment scheduling and updating medical histories. What is the use of form in database? डेटाबेस में फॉर्म्स का क्या तरीका होता है, क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ करते हो? जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए, पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स के लिए एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ना, कब किस डेट पे आप अपॉइंट कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना। और एक तरीके से आप अपने डेटाबेस में प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हो कि कल कितने पेशेंट्स आए थे, आने वाले कौन कौन से पेशेंट्स हैं, क्या डेट है, क्या शेड्यूल है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए हम डीबीएमएस फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं कि जो पेशेंट को अपने पोर्टल पे जो फॉर्म मिलेगा जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जहाँ अपना नाम लिखेंगे, डॉक्टर का नाम लिखेंगे, डिसीज लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, वो फॉर्म कहलाता है। तो डीबीएमएस फॉर्म यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट फॉर्म्स इन डेटाबेस? डेटाबेस में फॉर्म को क्रिएट करने के कितने तरीके होते हैं? तो 2 तरीके होते हैं, बाय यूजिंग फॉर्म विजार्ड एंड बाय यूजिंग डिजाइन व्यू। याद रखना, ठीक है? चाहे फॉर्म क्रिएट करना हो, चाहे टेबल क्रिएट करना हो, चाहे क्वेरी क्रिएट करना हो, चाहे रिपोर्ट क्रिएट करना हो, 2 ही तरीके होते हैं। Where we can find various tools to add or edit controls on the form. फॉर्म में यदि आपको कंट्रोल्स को ऐड करना है, एडिट करना है, तो टूल कहाँ मिलते हैं? तो या तो आप फॉर्म डिजाइन करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको डिजाइन विंडो पे मिल जाएंगे, या फिर आपको फॉर्म टूल बार एक मिलेगी जहाँ पे आपको टूल मिलेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड टूल बार इन अ फॉर्म? रिकॉर्ड टूल बार की मदद से आप क्या कर सकते हो? टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं फॉर्म की मदद से वहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? मतलब टेबल के एक एक रिकॉर्ड पे स्विच कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, राइट? तो अब 1 by 1 जरा इसके आंसर्स देख लो। अ फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस दैट हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वेयर डेटा कैन बी एंटर्ड एंड सीन इन अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्मेट। फॉर एनी डेटाबेस इट इज द फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री एंड डेटा मॉडिफिकेशन। देयर आर 2 ways टू क्रिएट अ फॉर्म, यूजिंग अ विजार्ड एंड यूजिंग अ डिजाइन व्यू। फॉर्म कंट्रोल टूल बार होती है जहां से आप फॉर्म्स के कंट्रोल्स को एडिट कर सकते हो। द रिकॉर्ड टूल बार कंटेन्स द नेविगेशन कंट्रोल बटन्स in the extreme left. With the help of these buttons we can traverse and views the records in the file. आ गई बात समझ में अच्छे से? चलो 20th क्वेश्चन पे आ गए। व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान इन द ऑफिस? अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी कि ये क्वेश्चन डीबीएमएस से लिया हुआ है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन था और ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का था। अब जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा मेंटल हेल्थ एंड सिक्योरिटी। अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो डीबीएमएस का होगा क्योंकि 2 क्वेश्चंस डीबीएमएस के होंगे। अब एक चीज जो आपको समझनी है वो ये कि मैम डीबीएमएस में क्या क्वेरीज आएंगी? तो बेटा इस सैंपल पेपर में तो डीबीएमएस की कोई क्वेरी आपको दिखी भी नहीं अभी तक, और ना इस सैंपल पेपर में सीबीएसई ने कोई क्वेरी दी है। बट जो प्रीवियस सैंपल पेपर सीबीएसई की साइट से डिलीट हो चुका है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जरा उसको ध्यान से जाके देखना, और जो प्रीवियस ईयर तक के सैंपल पेपर्स हैं वो ये प्रूफ करते हैं कि एसक्यूएल क्वेरीज आती है। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो एसक्यूएल क्वेरीज पर बेस्ड होता है। तो अब हम लास्ट के क्वेश्चन से ये डिपेक्ट कर पाएंगे कि क्या आपके होने वाले पेपर में एसक्यूएल क्वेरीज आएगी, और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन फायर प्रिवेंशन प्लान इन द ऑफिस? तो भाई देखो यहाँ पे आपको पूरा प्लान बताना है कि यदि आपको फायर को बचाना है, फायर लगने से बचाना है, फायर जैसे इंसिडेंट को होने से बचाना है, तो क्या प्लान आप करोगे? तो सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल करोगे। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ इंस्टॉल है, कैसे इंस्टॉल है, वर्किंग में है नहीं है, प्रॉपरली इसका यूज़ आपको आता है कि नहीं आता है, वहाँ जितने इंप्लॉयज़ हैं उन्हें पता है नहीं पता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स के बाद में यदि कोई कंडीशन ऐसी होती है तो वहाँ पे फर्स्ट एड स्टेशन है या नहीं, फर्स्ट एड किट है या नहीं, जिससे आप इमीडिएटली क्योर कर सकते हो किसी भी पर्सन को। नेवर ब्लॉक एक्सेस टू एग्जिट, जो इमरजेंसी एग्जिस्ट होते हैं जहाँ से तुरंत बाहर निकला जा सकता है, उसको ब्लॉक मत करो, उसके आगे कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए, वो रास्ता एकदम क्लीन क्लियर कट होना चाहिए, है ना। स्विच पैनल्स वगैरह जो होते हैं, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से भी फायर हो सकती है, तो जो स्विच पैनल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, पुअर लाइटनिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें स्मूथली वर्क कर सके, ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो कोई भी हर्डल ना हो। डू नॉट ब्लॉक
और स्टैक मटेरियल अगेंस्ट डोर्स विच कुड प्रिवेंट दैम फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली इन द इवेंट ऑफ फायर। ओके, तो 4 पॉइंट आपको यहाँ लिखने जो हमने पढ़े फायर सेफ्टी रूल्स में, वही लिख देना है। नाउ डू नॉट यूज फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल पैनल्स। ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उसके आसपास ऐसा कोई चीज़ नहीं रखना है आपको जिससे आग तुरंत पकड़ ले वो, है ना। कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। जितने इक्विपमेंट है सब प्रॉपरली सेटेड होने चाहिए, टाइम टू टाइम चेक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं इमरजेंसी में आग लग गई हो और आपका फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं कर रहा, वो सालों से या वो महीनों से बंद पड़ा है, किसी ने उसको चेक ही नहीं किया है। ये जितने डिवाइसेस होते हैं ना, इसको टाइम टू टाइम रेगुलरली चेक करना होता है, भले ही ऐसे इंसिडेंट हो या नहीं हो, क्योंकि इंसिडेंट बोलकर नहीं आते, इमरजेंसीज बोलकर नहीं आती है। ओके, नाउ फायर एक्सटिंग्विशर्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली, रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर फॉर एनी डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फायर प्रिवेंशन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। नो फ्लेमेबल मटेरियल आर टू बी प्लेस्ड अराउंड ऑन एग्जिट डोर एनीवे। तो कोई भी 4 पॉइंट इनमें से, देखो जो मैंने यहाँ लिख दिया 8 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी 4 आपको लिख कर आना है डियर वंस। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आखिरी जो मैंने बताया डीबीएमएस का आएगा बेटा, ठीक है। अब क्या इसमें क्वेरीज पूछी है इस पर बात कर लेते हैं। चलो, योर कजिन रन्स अ स्मॉल बुक स्टोर, अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एंड वांट्स टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ बुक्स। आपका जो कजिन है वो एक छोटी सी बुक स्टोर को चलाता है जिसमें वो बुक्स को मेंटेन करता है, बुक्स की इन्वेंट्री मेंटेन करता है। ऑब्वियस कंप्यूटर पे मेंटेन करेगा, डीबीएमएस में मेंटेन करेगा। ही नीड्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज बुक टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन नंबर, पब्लिकेशन डेट, प्राइस एंड स्टॉक लेवल। हाउएवर, मतलब जो यहाँ पे वो बुक की टेबल बनाई हुई है डेटाबेस, उसमें क्या क्या स्टोर करता है वो, बुक का नंबर या बुक का टाइटल, ऑथर नंबर, आईएसबीएन नंबर, पब्लिकेशन डेट, पब्लिशर कौन है, किस प्राइस का है, किस डेट पे हुआ है, वो सब ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन वो प्रिपेयर करता है अपनी बुक स्टोर में जितनी बुक्स है सब जगह। सो हियर इज नॉट फैमिलियर विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसको डीबीएमएस के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे स्टोर करेगा। तो इसके लिए आपको बताना है कि भाई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसमें आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो, कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो, मतलब अल्टीमेटली आपको उसकी हेल्प करनी है। तो इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सिनारियो दे दिया है और उस सिनारियो की बेसिस पर अब आपको आंसर करना है। तो पहला आंसर जो आपको करना है वो होगा कि व्हाट इज डीबीएमएस। जिस डीबीएमएस में उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, आखिर ये डीबीएमएस होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस में मैंने डीबीएमएस के बारे में डिटेल में आपको समझाया है। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये दोनों तो थ्योरी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मैम। नेम एनी 2 डेटाबेस प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल एंड स्टोर द डेटा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। 2 डेटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम बताने जिसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। विच फील्ड कैन बी सेट एज प्राइमरी की। अब इस टेबल में जो कॉलम्स आप क्रिएट करोगे उनमें कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे। तो भाई देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी का नहीं दिखा मुझे। यहाँ जो क्वेश्चंस दिखे हैं डीबीएमएस से रिलेटेड है और यहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, बट इसकी कोई अश्योरिटी सीबीएसई ने नहीं दी है, ना कहीं सिलेबस में मेंशन किया है, ना कहीं सैंपल पेपर में मेंशन किया है, ना कहीं रिड्यूस सिलेबस में मेंशन किया है कि बेटा एसक्यूएल वाला चैप्टर हटा दिया है या एसक्यूएल इज नॉट कमिंग। सिलेबस में भी जाके देखोगे तो एसक्यूएल वाला पार्ट मेंशन है, थोड़ा ध्यान से जाके देखना, ठीक है। चलो, व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जहां आप टेबल को क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डेटा यहाँ पर एकजुट होकर रहता है, इंटीग्रिटी के साथ में रहता है ना, सिक्योरिटी डेटा की प्रोवाइड करता है, रिडंडेंट डेटा को आप यहाँ रिड्यूस कर सकते हो, मतलब डुप्लीकेसी रिड्यूस होती है, और प्रॉपर वे में एसक्यूएल की मदद से आप डेटा को यहाँ मैनेज कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस। 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं तो आप ओपन ऑफिस बेस या लिब्रे ऑफिस बेस या एमएस एक्सेस का नाम लिख कर आ सकते हो, माई एसक्यूएल का लिख कर आ सकते हो, ओरेकल का लिख कर आ सकते हो, जो आपको पता है 2 नाम आप यहाँ लिख कर आ सकते हो। अब यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर बुक वाली टेबल में किसको प्राइमरी की बनाओगे, तो प्राइमरी की वो की होती है जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक हो, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, जिसमें नल वैल्यूज भी ना हो। तो जब भी कोई यूजर नई बुक की एंट्री करेगा तो बुक का आईएसबीएन नंबर जरूर लिखेगा जिससे उस बुक को हम पहचान सकते हैं। तो आईएसबीएन नंबर इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, ठीक है। तो आईएसबीएन नाम का जो कॉलम होगा वो बनेगा प्राइमरी की, जिससे आप यूनिकली ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये चीज आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। प्रीवियस जो सैंपल पेपर आया था उसमें एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे, सैंपल पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाकर आप उस सैंपल पेपर को देख लो, और इस सैंपल पेपर को यहाँ मैंने सॉल्व करवा दिया। ये दोनों सैंपल पेपर प्रूफ है इस बात का कि इस बार का जो पेपर आएगा ना बेटा आईटी का, वो कैसा होने वाला है।
तो इस गलत फहमी में मत रहना। क्वेरीज कोई भर भर के क्वेरीज नहीं आने वाली है, ऐसा मत सोचना बहुत एडवांस लेवल की क्वेरीज आएंगी, या आपको भर भर के स्टेप्स ही पूछी जाएंगी। स्टेप्स भी बहुत बेसिक स्टेप्स आपसे पूछी जाएगी कि यदि आपको गोलसिक अप्लाई करना है तो गोलसिक कहाँ किस मेन्यू में मिलेगा, है ना। यदि आपको सॉल्वर अप्लाई करना है तो सॉल्वर को कैसे अप्लाई करोगे, किस मेन्यू किस टूल में एक्सेस करोगे। बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ना कि आपसे पूरा होल स्टेप्स पूछ ली जाएगी। और ये चीज़ ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन आएंगे भी तो 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके फेवरेबल क्वेश्चंस ही होंगे। एंड आई जस्ट रियली वांट कि जब आप पेपर देने बैठो या जब आप पेपर देके बाहर निकलो या आप जैसे ही पेपर हाथ में लो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो बरखा में आपने आपको नहीं पढ़ाया हो या जो सेशन में आपने नहीं पढ़ा हो। मैं चाहती हूँ कि पूरा पेपर आपका पढ़ा पढ़ाया हो ताकि आप क्विकली अपने पेपर को दे सको। और बहुत केयरफुली पेपर को सॉल्व करना। सब आता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में गलत भी मत लिख कर आना, है ना। यदि चाहते हो ना पूरे 50 में से 50 नंबर तो बस जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा करो, आराम से 50 नंबर आ जाएंगे। दोनों सैम्पल पेपर करो, सारे सेशंस अटेम्प्ट करो, पूरे फुल वीडियोस अवेलेबल है उनको समझो। अब स्टेप्स को सुनकर समझकर लिखना आपको आराम से आ सकता है। कौन कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, किस किस स्टेप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। टॉप स्टेप्स वाले क्वेश्चंस कैसे लिखना है सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सिर्फ 10th में ही नहीं, 10th के बाद भी मैं आपके साथ हूँ। और रही बात देखो नोट्स की, रही बात आपके PDF की, तो बेटा मेरे से जितना बन पा रहा है ना मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ। टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया है, खुद ने अपने से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बेटा, ऑलरेडी मैंने PDF और नोट शेयर किए हुए हैं। अब आप नए जुड़ रहे हो तो आपको वहाँ नहीं मिलेगी चीज़ें, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना मैं सबसे पहले PDF शेयर करूँगी, नोट शेयर करूँगी, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी वीडियोज़ आपके सामने हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कोर्स या बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है कि आपको सारे कंटेंट मिलेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। आप वीडियोस से भी अपने सब्जेक्ट को फोड़ कर आ सकते हो यार। जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर तो फिर क्यों खुद को कम समझना है। चलो तो इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। होपफुली आपको पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आ गया है। बस ऐसा ही पेपर आपको 18 मार्च को मिलना है अपनी बोर्ड एग्जाम में। सो गेट रेडी फॉर योर एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।